देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने टीएस इलियट किया था, ठीक है, और वर्क्स पढ़ लिए थे। देयर आफ्टर इन वर्क्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हम लोगों ने की थी, कौन से वर्क क्या है, कैसे पब्लिश हुए, उनमें क्या कॉन्सेप्ट्स आए हैं, ठीक है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम कर लिया था, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट भी कर लिया था। एंड अब हम लोगों को बात करनी है इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। तो इनका जो पहला कॉन्सेप्ट है हम लोगों को समझना है, वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने जो है क्रिटिसिज्म के विषय में क्या कहा, व्हाट ही हैज कमेंटेड अबाउट क्रिटिसिज्म। तो एक छोटा सा कमेंट इनका लिखिएगा, दैट इज criticism is about something is about something other than itself। ठीक है, तो इनका एक क्रिटिसिज्म के विषय में कॉन्सेप्ट है कि जो क्रिटिसिज्म है वो एक्चुअली क्रिटिसिज्म से हट करके है, ठीक है। जो भी अदर चीजें हैं उनके विषय में स्टडी करना क्या है, क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो इनका एक कॉन्सेप्ट, दूसरा भी जरा क्रिटिसिज्म के संबंध में लिखिएगा, एक पॉइंट और है। ट्रू क्रिटिसिज्म, ट्रू क्रिटिसिज्म is the institution of a scientific inquiry into a work of art to see it as it really is। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म के विषय में दूसरी बात क्या कह रहा है कि ट्रू क्रिटिसिज्म जो है वो क्या है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि एक साइंटिफिक इंक्वायरी करती है किसी वर्क ऑफ आर्ट में, उसको देखने और समझने के लिए किस फॉर्म में, एज इट इज रियली, ठीक है, जैसा यह रियल में है उसको एज इट इज समझने के लिए, देखने के लिए क्रिटिसिज्म का यूज करते हैं, क्रिटिसिज्म के टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है, वर्क को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे एक जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इनका आता है वो है थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी इन पोएट्री। थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी इन पोएट्री का मतलब है कि पोएट्री कैसी होनी चाहिए, इम्पर्सनल होनी चाहिए, मींस कि पर्सनल पोएट्री नहीं होनी चाहिए। ये कहना किसका है, टीएस इलियट का। मींस द पर्सनालिटी ऑफ द पोएट must not be appear in the poetry, means the personality of poetry should be detached from the work of art, that is poetry। तो क्या होना चाहिए कि जो पोएट की पर्सनालिटी है, पोएट स्वयं है, वो अपने वर्क से, अपने क्रिएशन से, अपनी पोएट्री से डिटैच होना चाहिए, वो उसमें नजर नहीं आना चाहिए, दैट इज आर्ट। ठीक है, तो ये एक पहली बात, ये तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी जो है टीएस इलियट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सॉरी, इसको इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोएट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर लिख लीजिए, आल्सो नोन एज
impersonal theory of poetry. According to Eliot, poetry and, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए, चल ठीक, पोएट्री एंड पोएट are two separate things. Wow. Just a minute. Hold on. देखिए क्या कहा इन्होंने कि अकॉर्डिंग टू इलियट पोएट्री एंड पोएट आर टू सेपरेट थिंग्स. ठीक है, जो पोएट्री है और जो पोएट है दोनों आपस में मिले हुए नहीं है. उनका एक बहुत अच्छा रिलेशन समझाने की कोशिश की टी.एस. इलियट ने. एक साइंस के रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल के थ्रू, अभी उस केमिकल रिएक्शन को हम आप लोगों को समझाएंगे. ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने समझाने की कोशिश की. ठीक, कि पोएट्री और पोएट का रिलेशन क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होंगे. अच्छा, दूसरी चीज याद रखिएगा कि थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी या फिर इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोएट्री कहां पर दी है. इन्होंने दिया है इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. और दूसरी चीज, केमिकल रिएक्शन का जो एनालॉजी यूज किया गया है वो कहाँ यूज किया गया है, इन द सेम थियरी ऑफ पोएट्री. ठीक है, ऑफ इम्पर्सनैलिटी. और इसी में वो जो है पोएट के माइंड को क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं. दो तीन बातें आपको एकदम क्लियर है कि जो इनका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है उसमें इन्होंने इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोएट्री की बात की है. तो इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोएट्री में इन्होंने एक बात कही कि पोएट और पोएट्री दोनों अलग चीजें हैं, सेपरेट थिंग्स हैं. ठीक है, एंड दोनों के रिलेशन को समझाने के लिए इन्होंने एक एनालॉजी यूज की केमिकल रिएक्शन की. केमिकल रिएक्शन क्या था कि H2SO4. ठीक है, H2SO4 जो है एक्चुअली में इस तरह का समझिए केमिकल रिएक्शन को, H2SO3 प्लस O2. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गिव्स H2SO4 और साथ में कुछ और सह उत्पाद बनते होंगे. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी. प्लस 1 ऑक्सीजन हो जाएगा हमारी समझ से, प्लस एक O2. इस तरह से जो भी, भाई हम लोग केमिकल बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सा आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि जब H2SO3, ठीक है, इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया. कब, किसके साथ में, जब एक प्लेटिनम फिलामेंट अवेलेबल है, उपस्थित है. तो इन दोनों ने क्या किया, एक रिएक्शन किया और इस रिएक्शन के बाद क्या बना, एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नाम का नया कंपोनेंट बन गया. ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इस प्लेटिनम को हम लोग हटा दें, क्या करें, इस प्लेटिनम को हम लोग हटा दें तो ये रिएक्शन नहीं होगा. बात समझ में आई कि अगर प्लेटिनम का जो फिलामेंट है इसको हम लोग हटा दें तब रिएक्शन
नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे रिएक्शन के परफॉर्म हो जाने के बाद ये जो प्लेटिनम है वो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, और जो H2SO4 बनता है, देयर इज नो ट्रेस ऑफ दिस प्लेटिनम इन दिस H2SO4। तो उस H2SO4 में प्लेटिनम का कोई ट्रेस नहीं है, जो प्लेटिनम है उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। दिस प्लेटिनम इज अ कैटलिस्ट, मींस कैटलिस्ट इज एन एलिमेंट, अ थिंग दैट मेक्स थिंग्स टू डू रिएक्शन, या जो किसी केमिकल प्रोसेस को कराता है या फिर उसकी प्रक्रिया को तेज कर देता है। यानी कि आप में से जो भी साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे वो केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट पढ़े होंगे कि कैटलिस्ट क्या करता है, किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, एक्सीलरेटर का काम करता है, या फिर एक स्टिमुलेटर का काम करता है, स्टिमुलेट करके कोई केमिकल रिएक्शन करा देता है। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में, पूरे केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो क्या है, ये क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक ना। तो जो कैटलिस्ट है वो अनअफेक्टेड रहता है, बिल्कुल भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान में रखनी है। तो इसी तरीके से इन पोएटिक प्रोसेस, अब यहां पर क्या देखेंगे आप, पोएटिक प्रोसेस में एक तो क्या है, पोएट है प्लस इमोशन प्लस फीलिंग, ठीक है, गिव्स पोएट्री इन प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक ना। तो पोएट का जो माइंड है is like a catalyst, and this mind is unaffected during whole process of making poetry, whole process of writing poetry। पोएट जो है अपने इमोशंस, फीलिंग्स, दूसरे के इमोशंस और फीलिंग्स को मिला करके एक नया प्रोडक्ट बना देता है, दैट इज पोएट्री। एंड इन दिस प्रोसेस poet's mind is just a catalyst who is not affected during this process, and there is no trace, or we can say that there should be no trace of poet's mind or poet's personality into the product that is poetry। बात समझ में आ गई। दो इक्विवेलेंट रिएक्शन हम लोगों ने लिख दिए कि एक जगह क्या है, केमिकल रिएक्शन है H2SO3 और O2 मिलकर के क्या बना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरी तरफ हमने कहा कि एक पोएट है, उसके पास इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। इमोशंस और फीलिंग्स जो है उसके अपने हो सकते हैं या दूसरों के हो सकते हैं, बोरोड हो सकते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ मिलते हैं, पोएट के माइंड की उपस्थिति में, जो कि एक कैटलिस्ट है। और वो माइंड जो है क्या करता है, डेवलप करता है, प्रोसेस करता है, और एक नया प्रोडक्ट बनाता है, that is poetry। And there is no trace, or we can say that there should be no trace of poet's mind, that is catalyst in the poetry, ठीक है। तो पोएट्री में जो प्रोडक्ट है उसमें पोएट के माइंड का कोई जो है ट्रेस दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव हम लोग बाद में करेंगे। गलत किया था जो हमने लिख लिया था। एक मिनट, अगली बात लिखिएगा, ये टीएस इलेट कहते हैं द फीलिंग्स और इमोशन, द फीलिंग और इमोशन
or vision. Resulting from the poem is something different from the feeling or emotion or vision in the mind of the poet. Mind of the poet. ठीक है, तो ये एक बात होगी कि जो फीलिंग और इमोशन और विजन निकल के आ रहा है किससे, पोएम से, वो पोएट के माइंड में जो फीलिंग्स इमोशन है उससे डिफरेंट है। भाई हम लोगों ने यहाँ देखा तो ओ माय गॉड, हम लोगों ने यहाँ पर पीछे देखा था कि ये एक तरफ फीलिंग्स और इमोशन है और इधर पोएट्री होगी तो पोएट्री में भी फीलिंग्स और इमोशन होंगे। ये दोनों फीलिंग्स और इमोशन जो है बिल्कुल कुछ ना कुछ अलग होंगे, एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, यही डिफरेंस है। आगे जरा देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहे हैं अ पोएट इज ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, a poet is great because he has a mind. He has a mind in which special or very varied feelings are at liberty to enter into new combinations, into combinations। ठीक है, तो यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि कह रहे हैं कि पोएट ग्रेट है, बात तो सही है। क्यों ग्रेट है उसका रीजन बता रहे, बिकॉज कि पोएट के पास एक माइंड होता है। आप कहेंगे क्या हमारे पास नहीं, देखिए हमारे पास है, बट देयर इज अ क्वालिटी ऑफ पोएट्स माइंड व्हिच वी नॉट हैव। ठीक है, वी हैव नॉट, क्लियर। तो हमारे पास क्या क्वालिटी नहीं है जो पोएट के पास है, वो क्वालिटी है कि द पोएट्स माइंड इन विच स्पेशल और वेरी वेरीड फीलिंग्स। दो चीजें, क्या कुछ स्पेशल फीलिंग्स हो सकती हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स हो सकती हैं, वेरीड फीलिंग्स हो सकती हैं, आर एट लिबर्टी, उनमें ये लिबर्टी होती है कि टू एंटर इनटू न्यू कॉम्बिनेशंस, कि जो उस पोएट के माइंड में फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो क्या है कि इस स्वतंत्रता में होती है कि वो एक दूसरे के साथ मिल करके क्या हो जाए,
एक नए कॉम्बिनेशन में फॉर्म हो जाए, और ये जो नया कॉम्बिनेशन है, दिस न्यू कॉम्बिनेशन इज पोएट्स फीलिंग्स एंड पोएट्स इमोशंस दैट इज प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पोएट्री। ठीक है, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो चेंज होकर के किसका रूप ले लेते हैं? पोएट की नए क्रिएशन जो कि पोएम है उसका रूप ले लेते हैं, इसलिए पोएट क्या है? ग्रेट है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि जो पोएट की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो कॉम्बिनेशन में चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ग्रेट आर्टिस्ट की, ग्रेट पोएट की और क्वालिटी बताते हैं, उसको भी जरा लिखिएगा, आगे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, द मोर परफेक्ट परफेक्ट द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब यहाँ पोएट समझिए। द मोर कंप्लीटली सेपरेट, more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates। ठीक है, इसी में और आगे इलियट लिखते हैं, impressions and experience and experience experiences which are important for the man, important for the man may take no place, no place in the poetry, and those which become important in poetry important in poetry may play quite may play quite negligible part in the man the personality
ठीक है, तो यहाँ पर इनके कहने का सेंस है कि भाई जो सफर कर रहा है फीलिंग को, जो जहां से जिस आदमी से सफरिंग्स निकल रही है, और वो जो माइंड है जो नया क्रिएशन कर रहा है, जो पोएट्री को क्रिएट कर रहा है, वो जितने सेपरेट रख सकेगा पोएट उतना ही ग्रेट होगा। मतलब जितना ग्रेट पोएट होगा, इम्पर्सनैलिटी उसकी उतनी परफेक्ट होगी। कह रहे हैं कि impressions and experiences which are important for the man may take no place in the poetry। ठीक है, जो इंप्रेशंस, जो एक्सपीरियंसेस उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका पोएट्री में कोई महत्व नहीं। और जिसका पोएट्री में इंपॉर्टेंस है, वो लगभग जो है नेग्लिजिबल है। किसके लिए? उस आदमी के लिए या उस पर्सनालिटी के लिए जिसकी वो फीलिंग्स हैं। क्लियर? आगे देखें, इसमें और एक दो पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी, जो कि वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन के लगभग अगेंस्ट थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखिएगा, टीएस इलियट इलियट gave just gave his definition of poetry which is very against to that of विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, क्या कहते हैं? अब आगे यहीं लिखिएगा, इलियट सेज। ठीक है, अब यहां से हम लोग लिखते हैं इलियट की डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो लिखिएगा, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। turning loose of emotion, but an escape from an emotion। It is not the expression of personality, expression of personality, but an escape from personality। ठीक है, तो ये क्या है? पर्सनालिटी से जो एक्सप्रेशन है, पर्सनालिटी से एस्केप है। ठीक है, पर्सनालिटी से एस्केप है, इमोशन से एस्केप है, जबकि ये एक्सप्रेशन नहीं है। वर्ड्सवर्थ क्या कहते थे? वो फीलिंग्स का स्पॉन्टेनियस फ्लो है। नहीं, टीएस इलियट करे स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं है, टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है। ये क्या है? एस्केप फ्रॉम इमोशन, एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी।
तो ये डेफिनेशन जो है आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टीएस इलियट की। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग लिखेंगे, जो कि अभी हम लोगों ने समझा था, वो लिखिएगा, दैट इज इलियट compares the poet's mind to a catalyst in a chemical reaction. ठीक है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन क्या है और कैटलिस्ट क्या है, ये चीजें आपको समझ में आ गई, और क्यों कैटलिस्ट से जो है कंपेयर करता है, ये बात भी हमें लगता है कि आपको बेहतर समझ में आ गई, क्योंकि हम लोग पीछे उस पूरे केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया, जिस केमिकल रिएक्शन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। वैसे ये बात नहीं पूछे किस केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इतना जरूर पूछा जाएगा कि किस एसे में इसका जिक्र है और किसने ऐसा किया है। तो टीएस इलियट ने अपने ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के सेकंड पार्ट में, ठीक है, पोएट के माइंड को एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू कैटलिस्ट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये बात एकदम से ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अभी इनके दो कॉन्सेप्ट बचते हैं। ठीक है, एक है नेगेटिव कैपेबिलिटी, दूसरा है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी सिंपली ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव कैपेबिलिटी, सॉरी नॉट नेगेटिव कैपेबिलिटी बट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं, हैमलेट। तो इसको इन्होंने दिया किसमें, इन हिज एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, पब्लिश्ड इन 1919। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखिएगा, इट वाज गिवन बाय इलियट in his essay Hamlet and his problems, 1919। ठीक है, दूसरी बात लिखिएगा, Eliot takes this term from an American art critic Washington Allston। ठीक है, तो वॉशिंगटन एल्स्टन एक आर्ट क्रिटिक थे, जिन्होंने पहली बार इस टर्म को यूज किया था। ठीक है, तो वहीं से इन्होंने इस टर्म को जो है लिया, और इसका यूज एक्चुअली में हैमलेट की कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने किया। एल्स्टन की स्पेलिंग गलत, सॉरी। ठीक है, वॉशिंगटन एल्स्टन। ठीक, अभी इसमें कुछ चीजें और हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में, और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बाद दूसरा एक और समझना है हम लोगों को,
डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के कुछ और पॉइंट्स। ठीक है, इनके साथ दो क्रिटिक और हैं, दैट इज आई रिचर्ड्स, उनका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड देयर आफ्टर एफ आर लेविस। इन दो को करने के बाद फ्रॉम नेक्स्ट डे हम लोग थियरी पर चलेंगे। तो एक क्लास आपकी क्रिटिसिज्म की और बचती है, वो हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। टीएस इलियट लास्ट पार्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कुछ बातें लिखेंगे, और आई रिचर्ड्स और एफ आर लेविस दोनों को खत्म करेंगे। देयर आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे लिटरेरी थियरी फ्रॉम नेक्स्ट डे। ठीक है।